हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने अरविंद पब्लिकेशन और घटना चक्र पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक में जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए वर्षों का मिलान सूची वन से सूची 2 में किए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें से कौन सा सही है। आपका जो ये पहला है ये सी से मिलेगा, यानी 1564 में जजिया का उन्मूलन हुआ था। और दूसरा जो है आपका ये 1575 को इबादत खाना की स्थापना हुई थी। और तीसरा जो है 1579 में आपका मजहर की उद्घोषणा हुई थी। और 1582 में दहसाला सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो इसका ऑप्शन सही होगा महमूद गजनवी ने। तीसरा देखिए क्वेश्चन, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? यह होता चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको बताना है ये अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो इसका कहाँ से आपको पता चला है? तो देखना है आंसर इसका बी नंबर, बुर्जहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? इसका जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ये कब हुआ था? यह आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो आपका सही जवाब होगा सी, वर्ष 1911 ईस्वी में। फिर है, महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो सही जवाब होगा डी नंबर, यानी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। अगला प्रश्न है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो सही जवाब होगा अमेजन नदी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यमोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विश्वत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो कहाँ पे है? ए नंबर, यानी अंध महासागर में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो बताना आपको कौन सा है? नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो पहला है आपका पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। इसमें से आपका बी नंबर सही है, यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो कितनी रही है? यह आपका 20.09%। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, तो कब घोषित किया गया था? अप्रैल 2000 में। अगला है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। अगला क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो सही जवाब इसका होगा सी नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नीति आयोग ने जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में NITI का पूरा स्वरूप क्या है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो आपका सही जवाब इसमें देखिए कौन सा होता है, डी नंबर। वह सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए योग्य हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा, बताना है आपको, बी नंबर, 60 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? किसे माना जाएगा? सी नंबर, यानी केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो सही जवाब होगा डी, मेढक में। अगला प्रश्न है, भारी जल है एक, भारी जल क्या है? सही जवाब होगा आपका मंदक। अगला क्वेश्चन है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? उसका सही जवाब होगा, ये है समांतर संयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है ये वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला है, दूध का धुला होना का मुहावरा का क्या अर्थ है? दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए, जिसमें से कौन सा सही है और बाकी गलत है? तो सही जवाब इसका होगा बी नंबर, ये सही है, तुम इसका दाम देते जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो सही जवाब इसका होगा ए नंबर, यानी अवधि का अवधि, ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची सूत नहीं है, बाकी विधु, शशि और चांद तीनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा इसका सी नंबर, द गोल्डन बर्ड। इसे सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखा है, बाकी ये तीनों किताबें लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो मोहिनी अट्टम जो है यह आपका केरल से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही जवाब होगा इसका, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बी नंबर, नाइट्रोजन। अगला, पारतंत्र के 2 मूल घटक हैं, तो कौन से 2 मूल घटक हैं ये आपको बताना है? बी नंबर, यानी जीवीए और अजीवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, अर्कटिका का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है या किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी 12 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़ी मंदिरों में से एक है? तो उसका सही जवाब होगा डी नंबर, कैलाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन
न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो सही जवाब इसका होगा डी नंबर, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, वागीसर क्या है? तो वागीसर जो आपका पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? बी नंबर, रामपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर, नाडावेट। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? तो सही जवाब होगा इसका ए नंबर, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब जो है वो है गुजरात में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में वीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, वह एक लेखिका थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन हैं? तो इसमें बताना है कौन है? ए नंबर, नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अधिनियम SAANS शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ए नंबर, सर डेविड एटनबरो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब देंगे। चलिए देखा जाता है, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वह महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन सत्यप्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे?
तो ये सही जवाब होगा ब्रह्म समाज के नेता थे। अगला क्वेश्चन, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटा दी? इसका सही जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसमें कौन सी थी? गीतांजलि थी। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ बताते हैं। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फोन के प्रयोग से निज जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ कहानियां भी हैं। जहां ये सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है वही यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेगी। जैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। चलिए पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा, प्रश्नों को हल करते हैं। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है? वहीं आपका सही जवाब है दुखद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है? तो इसका सही जवाब है जो व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो इसमें से कौन सा उचित शीर्षक है? डी नंबर, मोबाइल फोन। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल फोन के प्रयोग में, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने के क्या लाभ हैं? से क्या लाभ होगा? एक मिनट, मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ए, लाभ होगा आपको। चलिए ये पैराग्राफ खत्म होता है और इसी के साथ में वीडियो भी हमारा खत्म हो रहा है और हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।